कब्रें इंसानों की बनती हैं, लेकिन कभी कभी जिंदा रहते हुए सपनों की भी कब्र खोद दी जाती है। रामपुर में खड़ा एक विश्वविद्यालय सिर्फ अदालतों और सरकारी फाइलों का विषय नहीं है, वह एक ऐसे आदमी की उम्र भर की जिद है जिसका नाम मोहम्मद आजम खान है, जिन्होंने सोचा था कि उनकी पहचान चुनावी नतीजों से नहीं, मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से होगी। आज उसी विश्वविद्यालय के 40 में से 38 भवन ध्वस्तीकरण के आदेशों के घेरे में है। इतिहास बाद में फैसला करेगा कि कौन सही था और कौन गलत, लेकिन एक बात तय है, जब किसी विश्वविद्यालय पर संकट आता है तो धूल सिर्फ इमारतों पर नहीं उड़ती, वह एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों पर जाकर बैठ जाती है। शिक्षा के मंदिर हमें हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान बनना सिखाते हैं। जहाँ शिक्षा होती है वहाँ न हिंदू होता है न मुसलमान, वहाँ सिर्फ विद्यार्थी होते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रजनीश है और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। सुना है विश्वविद्यालयों की भी धड़कन होती है, वह घंटियों की आवाज में धड़कती हैं, किताबों के पन्नों में धड़कती हैं, छात्रों की चहल पहल में धड़कती हैं। लेकिन जब किसी विश्वविद्यालय का नाम अदालतों, आदेशों और ध्वस्तीकरण की खबरों के साथ लिया जाने लगे तो सबसे पहले उसकी इमारतें नहीं, उसकी रौनक खामोश होती है। रामपुर में खड़ी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी आज ऐसी एक खामोशी से गुजर रही है। जिस परिसर को मोहम्मद आजम खान ने अपने सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी परियोजनाओं में गिना, आज उस परिसर के 40 में से 38 भवन ध्वस्तीकरण के आदेशों के दायरे में है। यह कहानी किसी एक व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष की नहीं है, यह उस एहसास की कहानी है जब वर्षों की मेहनत से खड़ी की गई कोई रचना अपने सबसे कठिन इम्तिहान के सामने खड़ी हो। क्योंकि किसी विश्वविद्यालय का दर्द उसकी दीवारें नहीं बताती हैं, उसे महसूस करते हैं वे छात्र जो उसके फाटक के भीतर आते समय अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। और शायद हर विश्वविद्यालय अपने भीतर सिर्फ कक्षाएं नहीं, हजारों अधूरे सपने भी संजोए रहता है। सुबह के वक्त रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कैंपस रोज की तरह खुलता है। करीब 2 से 3 हजार छात्र अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं। किसी की अगली परीक्षा है, किसी की इंटर्नशिप, किसी का अंतिम सेमेस्टर, तो कोई अभी अभी अपने भविष्य का पहला अध्याय लिखने इस विश्वविद्यालय तक पहुंचा है। करीब 300 एकड़ में फैले इस परिसर में इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, फार्मेसी समेत 90 से अधिक पाठ्यक्रम संचालित हैं। लेकिन इसी परिसर पर एक आदेश की परछाई भी है। 40 में से 38 भवनों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का आदेश है, एक सरकारी आदेश जो कागज के कुछ पन्नों का है, लेकिन जिसकी चर्चा अब हर उस छात्र तक पहुंच चुकी है जिसने इस यूनिवर्सिटी को अपनी पढ़ाई के लिए चुना है। यही इस कहानी का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि जब किसी चलते हुए विश्वविद्यालय पर इतना बड़ा कानूनी विवाद खड़ा होता है तो बहस सिर्फ इमारतों तक सीमित नहीं रहती, उसके साथ यह सवाल भी खड़ा हो जाता है कि क्या इस विवाद का असर उन हजारों छात्रों की पढ़ाई और उनके आने वाले कल पर पड़ेगा। विश्वविद्यालय का नाम मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जरूर है, लेकिन उसमें आज भी 75% हिंदू छात्र अध्ययन कर रहे हैं। यही सवाल अब हमें पूरी कहानी की शुरुआत तक ले जाता है। स्कूलों की दीवारों पर अक्सर एक पंक्ति लिखी होती है, शिक्षा वह सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे दुनिया बदली जा सकती है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, हर सभ्य समाज की बुनियाद है। कहा जाता है कि किसी देश की असली ताकत उसके हथियारों से नहीं मापी जाती, बल्कि उसके विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से मापी जाती है। यही कारण है कि दुनिया के विकसित देश अपने शिक्षण संस्थानों को बोझ नहीं, अपनी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पूंजी मानते हैं। क्योंकि कारखाने अर्थव्यवस्था बनाते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय राष्ट्र का भविष्य बनाता है। हर राज्य की यह जिम्मेदारी मानी जाती है कि वह ऐसे शिक्षण संस्थानों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करें जहां नई पीढ़ियां सीख सकें, शोध कर सकें और अपने सपनों को आकार दे सकें। क्योंकि किसी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी उपलब्धि उसकी ऊंची इमारतों में नहीं होती, बल्कि वे छात्र होते हैं जो एक दिन डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, वकील बनते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं और फिर उसी समाज को आगे बढ़ाते हैं जिसने उन्हें शिक्षा का अवसर दिया था। इसलिए जब कोई शिक्षण संस्थान विवादों के केंद्र में आता है तो बहस एक परिसर से आगे निकलकर एक बड़े सवाल में बदल जाती है। क्या हम अपने शिक्षण संस्थानों को केवल इमारतों की तरह देखते हैं या आने वाली पीढ़ियों की सबसे बड़ी धरोहर की तरह? क्योंकि किसी पुल के गिरने से एक रास्ता बंद होता है, किसी कारखाने के बंद होने से रोजगार प्रभावित होता है, लेकिन अगर एक चलता हुआ विश्वविद्यालय अपने अस्तित्व के संकट में आ जाए तो उसका असर सिर्फ एक परिसर तक सीमित नहीं रहता, उसकी गूंज कक्षाओं से निकलकर हजारों परिवारों तक पहुंचती है। रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी भी आज ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ सिर्फ 40 भवन नहीं है, यहीं प्रयोगशालाएं हैं, यहीं पुस्तकालय है,
यही वे कक्षाएं हैं जहां भविष्य के डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और फार्मासिस्ट तैयार हो रहे हैं। अगर किसी विश्वविद्यालय के बड़े हिस्से पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि शैक्षणिक गतिविधियों पर उसका क्या असर पड़ेगा, छात्रों की पढ़ाई कैसे प्रभावित होगी, शोध प्रयोगशालाएं और शैक्षणिक संस्थानों का क्या होगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या उन छात्रों की शैक्षणिक यात्रा पहले की तरह निर्बाध चल पाएगी। यही कारण है कि दुनिया भर में जब भी किसी शिक्षण संस्थान पर संकट आता है तो चर्चा सिर्फ इमारतों की नहीं होती बल्कि शिक्षा की निरंतरता की होती है, क्योंकि विश्वविद्यालय सिर्फ वर्तमान को नहीं पढ़ाते, वे आने वाले वर्षों के डॉक्टर, अदालतों के वकील, अस्पतालों के विशेषज्ञ और समाज के पेशेवर तैयार करते हैं। इसलिए जौहर यूनिवर्सिटी का यह विवाद सिर्फ एक प्रशासनिक या कानूनी मामला नहीं माना जा रहा, यह एक ऐसा प्रश्न बन गया है जिसका उत्तर आने वाले समय में तय करेगा कि कानूनी कार्रवाई और शिक्षा की निरंतरता दोनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। किसी विश्वविद्यालय की कहानी उसकी इमारतों से शुरू नहीं होती है, उसकी शुरुआत उस इंसान से होती है जिसने सबसे पहले उसे अपनी कल्पना में देखा। मोहम्मद आजम खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। साल 1974 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से LLB की पढ़ाई पूरी की। उस समय शायद किसी ने नहीं सोचा था कि कानून की किताबें पढ़ने वाला यह छात्र एक दिन उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा बनेगा। साल 1980 उन्होंने जनता पार्टी के टिकट पर रामपुर से अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और पहली बार में ही विधायक बन गए। यह उनकी लंबी राजनीति की यात्रा की शुरुआत थी। बाद के वर्षों में वे मुलायम सिंह यादव के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाने लगे। 1992 में जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ तो आजम खान उसके संस्थापक नेताओं में शामिल थे और जल्द ही पार्टी के प्रमुख मुस्लिम चेहरों में उनकी पहचान बन गई। समाजवादी पार्टी की सरकारों में उन्होंने 4 बार कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया, संसदीय कार्य और नगर विकास जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। राज्य की राजनीति से लेकर संसद तक उनकी मौजूदगी लगातार बनी रही। वे 1996 में राज्यसभा सदस्य चुने गए और 2019 में रामपुर से लोकसभा सांसद भी बने। लेकिन दशकों की इस राजनीतिक यात्रा के बीच एक ऐसी महत्वाकांक्षा भी आकार ले रही थी जो चुनाव जीत या मंत्री पद से बड़ी थी। एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जो आने वाले वर्षों तक उनकी पहचान का हिस्सा बन सके। शायद यही सोच ने मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की नींव को जन्म दिया। लेकिन जिस विरासत को उन्होंने अपनी सार्वजनिक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में देखा, आज वही विश्वविद्यालय देश के सबसे चर्चित कानूनी विवादों में से एक का हिस्सा बन चुका है। राजनीति अपने फैसले समय के साथ बदल लेती है, लेकिन शिक्षा अपने घाव बहुत देर तक संभाल के रखती है। एक चुनाव हारने वाला नेता फिर चुनाव लड़ सकता है, एक सरकार फिर सत्ता में लौट सकती है, लेकिन अगर किसी छात्र की पढ़ाई बीच रास्ते में टूट जाए तो उसके जीवन का वह वर्ष कोई सरकार, कोई अदालत और कोई व्यवस्था वापस नहीं लौटा सकती। इसलिए राजनीतिक लड़ाइयां अपनी जगह हैं और कानून का सम्मान भी अपनी जगह। लेकिन जब बात एक विश्वविद्यालय की हो तो सबसे पहले याद उन चेहरों को किया जाना चाहिए जो हर सुबह किताब लेकर इस उम्मीद में कक्षा तक पहुंचते हैं कि उनका कल आज से बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय की सबसे बड़ी पहचान उसकी दीवारें नहीं, वह भरोसा होता है जिसके सहारे हजारों परिवार अपने बच्चों को उसके हवाले करते हैं। और जिस दिन किसी समाज में शिक्षा का यह भरोसा डगमगाने लगे, उस दिन नुकसान सिर्फ एक विश्वविद्यालय का नहीं होता, उस दिन भविष्य पूरी तरह दरकने लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाजत। नमस्कार।